हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 24 अक्टूबर 2024 थर्सडे यानी गुरुवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार ये जानकारी देना चाहूँगा कि हमारा जो सी सेट का बैच, लाइव क्लासेस का जो बैच चल रहा है, ये बैच सिर्फ 999 में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। और अभी हम लोग इस बैच के काफ़ी इनिशियल स्टेज में हैं और कुछ सीटें अभी भी बाकी हैं। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली एनरोल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू जाके आप इसकी जो अदर डिटेल्स हैं वो भी चेकआउट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप वहाँ से चाहें तो एनरोल भी कर सकते हैं। और अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई क्वेरी है, तो यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9150 999 ठीक है, 915044 999, इस नंबर पर आप एक बार हमसे संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हम उसको रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी और डेफिनेटली इसका लॉन्ग टर्म जो बेनिफिट है वो आप लोगों को मिलेगा कि सेशंस यूट्यूब पर इसी तरीके से लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो लेट्स सी। तो यहाँ पर जो फ्रंट पेज है, इसमें जो यहाँ पर ये न्यूज़ है, जो इमेज है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ब्रिक्स की समिट चल रही है रशिया के कज़ान में, वहाँ पर उसके साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में एक बायलेटरल समिट, बायलेटरल मीटिंग होने वाली है और वो कल यहाँ पर हुई है। ठीक है। अब इसी को लेकर यहाँ पर यही कहा गया है, प्रधानमंत्री मोदी का यही कहना है कि पीस ऑन बॉर्डर आवर प्रायोरिटी, कि बॉर्डर पर जो है वो शांति होनी चाहिए और ये हमारी प्राथमिकता है ना। और 5 साल के बाद इस तरीके की जो है वो मीटिंग यहाँ पर बायलेटरल हुई है और इनका वही कहना है कि वी सपोर्ट डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एंड नॉट वॉर, नो डबल स्टैंडर्ड्स ऑन टेरर। ठीक है। तो उस तरीके की चीज़ें इन्होंने यहाँ पर कही हैं। अब आगे धीमे धीमे ये कैसे चीज़ें, मतलब आप इसको कहेंगे कि प्रैक्टिकल होंगी, है ना, और कैसे जो हमारा बॉर्डर स्टैंड ऑफ है विद चाइना वो कैसे रिजॉल्व होता है, वो देखने वाले आने वाले समय में देखा जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। बीच के पेजेस में ऐसा कोई खास न्यूज़ नहीं है, सीधे मैं आपको एक्सप्लेन पेज पर लेके चलूँगा और वहाँ के 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे अबाउट द जियो इंजीनियरिंग आइडिया, डायमंड्स इन द स्काई एंड कूलिंग द अर्थ। ठीक है।
कि अर्थ को कूल करने के लिए कुछ जियो इंजीनियरिंग का यहाँ पर यूज़ करने की बात की जा रही है ना, और उसमें डायमंड्स का यूज़ करने की बात की जा रही है। तो ये क्या है देखेंगे इसके बारे में। इसके बाद इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर टैक्स लगाने की पावर सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को दे दी है। सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों का बेंच का यहाँ पर एक फ़ैसला आया है 8:1 से। तो उसके बारे में क्या क्या कहा गया है वो समझेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पर अमेरिका में ये मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाने के बाद कुछ लोगों की तबीयत ख़राब हुई है, एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है। और ये बेसिकली जो ई कॉलाई बैक्टीरिया होता है उसकी वजह से ये पूरा इशू हुआ है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे जो 3 आर्टिकल्स हैं इनको हम लोग एक करके देखना शुरू करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग प्रीलिम्स 2025 के लिए टारगेट कर रहे हैं, तो आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो मस्ट हैव ज़रूर होनी चाहिए, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर्स और सी सेट, क्वांट, रीजनिंग, एलआर वाला सब कुछ ये होना चाहिए। और ये एक मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव और जिसको मैं ऑल इन वन टेस्ट सीरीज़ कहता हूँ, सिर्फ 849 रुपीज़ में अवेलेबल है। टोटल 91 टेस्ट आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। इसके बाद अगर आप सिर्फ जनरल स्टडीज़ और करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो ये आपको मिल जाएगी ओनली एट 699 में। सिर्फ जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज अगर आप लेना चाहते हैं तो वो आपको 449 में मिल जाती है। इसके बाद अगर आप सिर्फ करंट अफेयर्स की, जिसमें आपको 16 मंथ्स के 16 महीने के करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ के रूप में कवर किए जा रहे हैं, वो आपको मिल जाती है ओनली एट 299। और सी सेट के जो फुल लेंथ टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ है वो आपको मिल जाएगी, जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं सी सेट के, वो मिल जाएगी ओनली एट 249। ठीक है, तो ये सारे के सारे टेस्ट हमारे पास अवेलेबल हैं। इनमें से जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो एनरोल कर सकते हैं। ये सभी हमारे ऐप और वेबसाइट में लिस्टेड है, वहाँ से आप एनरोल कर सकते हैं। और किसी को भी लेकर कोई डाउट, कोई क्वेरी आपके अगर मन में है तो डेफिनेटली यहाँ पर जो ये व्हाट्सएप नंबर है आप इस पर कांटेक्ट करें, आपका डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए, अब हम लोग जो है वो एक एक करके उन आर्टिकल्स के ऊपर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहला आर्टिकल ये है, दैट इज़ जियो इंजीनियरिंग आइडिया, डायमंड्स इन द स्काई एंड कूलिंग द अर्थ। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है। यहाँ पर लिखा है कि स्प्रेइंग मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड्स डस्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर could be an effective way of cooling down the earth and fixing the problem of global warming। एक नई स्टडी में ये बात सामने आई है कि अगर मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड डस्ट जो है उसको अपर एटमॉस्फेयर में अगर स्प्रे किया जाए तो इससे क्या हो सकता है, ये अर्थ को कूल डाउन करने का एक इफ़ेक्टिव तरीका हो सकता है और इससे ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम है उसको भी फिक्स किया जा सकता है। ऐसा एक नई स्टडी में बात सामने आई है। ठीक है, अब हालांकि ये एक बड़ा ही अजीब सा आइडिया लगता है, एब्सर्ड आइडिया लगता है, क्योंकि डायमंड डस्ट को स्प्रे करना है वो भी कुछ छोटा मोटा अमाउंट नहीं, मतलब छोटी मोटी क्वांटिटी नहीं है ना, मिलियंस ऑफ टन्स ऑफ डायमंड डस्ट। तो ये एक एब्सर्ड आइडिया है, बट इट हैज़ बीन पुट फॉरवर्ड अर्लियर टू। लेकिन ये आइडिया पहले भी सामने आया है। कई सारे और मटेरियल्स जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन हैव बीन सजेस्टेड प्रीवियसली फॉर दिस सेम जॉब। ठीक है, और पहले इस तरीके के काम के लिए, जैसे अभी तो यहाँ पर बात हुई है डायमंड डस्ट की, है ना, डायमंड के डस्ट की, मतलब डायमंड का जो एक तरीके से आप कह सकते हैं पाउडर है या चूरा है, उसकी बात हुई है। लेकिन उससे पहले भी यहाँ पर कई सारे और मटेरियल जैसे कि कंपाउंड्स ऑफ सल्फर, कैल्शियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन, इनको सजेस्ट पहले किया जा चुका है इसी तरीके के स्प्रे करने के लिए। द एसेंशियल आइडिया इज टू स्कैटर मटेरियल दैट कैन रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन बैक टू स्पेस एंड नॉट अलाउ इट टू रीच द अर्थ, देयर बाय कूलिंग डाउन द प्लैनेट। तो बेसिकली जो एक मतलब इस पूरे प्रोसेस के पीछे जो आइडिया है वो ये है कि सनलाइट, मतलब ऐसा मटेरियल जो है वो एटमॉस्फेयर में भेजना है, मतलब एटमॉस्फेयर में एक तरीके से आपका ये स्प्रे करना है, उसको फैला देना है, ताकि जो सोलर रेडिएशन है ना, जो सोलर रेडिएशन है, सूरज की जो किरणें हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर तक या हमारे मतलब एटमॉस्फेयर के थ्रू हमारे धरती तक ना पहुँचे। एटमॉस्फेयर में हमने ये चीज़ें फैला रखी हैं तो वो जैसी आए और वहीं से रिफ्लेक्ट हो जाए, तो नीचे अर्थ पर कम सोलर रेडिएशन पहुँचे। और कम सोलर रेडिएशन अगर पहुँचेगा तो ऑब्वियसली प्लैनेट जो है वो क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। ठीक है,
अब इस नई स्टडी के अनुसार डायमंड्स कैन बी मोर इफेक्टिव इन डूइंग दिस जॉब कंपेयर टू एनी अदर मटेरियल कंसिडर्ड प्रीवियसली। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस काम को करने के लिए डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है ना, जो प्रीवियस मटेरियल, जो मतलब पहले मटेरियल कंसिडर किए गए हैं उनके कंपैरिजन में डायमंड जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है। माइक्रोफिजिकल इंटरेक्शंस डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ सोलर रेडिएशन मॉडिफिकेशन वाया स्ट्रेटोस्फेरिक सॉलिड पार्टिकल इंजेक्शन। ठीक है, तो ये बेसिकली एक स्टडी है, उसके हिसाब से ये बात यहाँ पर कही गई है। ठीक है, कि डायमंड जो है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो सकता है एज़ कम्पेयर टू जो अदर मटेरियल्स प्रीवियसली सजेस्ट किए गए हैं उसके कंपैरिजन में। अब इस तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं इनको कहा जाता है जियो इंजीनियरिंग, और मोर स्पेसिफिकली अगर हम उसमें भी बात करें जियो इंजीनियरिंग के अंदर भी, तो उसमें भी स्पेसिफिकली इसको कहा जाता है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, क्योंकि हम सोलर रेडिएशन को किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कई सालों के लिए जो है वो अब पढ़ा जा चुका है। हालांकि कोई भी ऐसा अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया गया है ना जिसकी बात की जाए कि कोई ऐसा मटेरियल स्प्रे किया जाए, ऐसा कोई प्रैक्टिकल अटेम्प्ट अभी तक नहीं किया गया है, लेकिन स्टडीज़ काफ़ी सारी हुई हैं। विद दिस सेम इंटेंशन द इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेस बेस्ड मिरर्स हैज़ ऑल्सो बीन असेस्ड। ठीक है, और यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र हुआ है, दैट इज़ इंस्टॉलेशन ऑफ स्पेस बेस्ड मिरर्स, कि स्पेस में कुछ मिरर्स लगाए जाएं, उसको उसको भी असेस किया गया। उसमें भी यही इंटेंशन है, क्योंकि स्पेस में अगर मिरर्स लगाए जाएंगे तो वही होगा कि सोलर रेडिएशन जैसी उन मिरर्स पे पड़ेगी इट विल रिफ्लेक्ट देम बैक। ठीक है, और वो अर्थ पर फिर सोलर रेडिएशन कम आ पाएगी, वही बात यहाँ पर भी है। अब इसके बाद लिखा है कि हॉटर एंड हॉटर द मेजर्स टू स्लो और हॉल्ट ग्लोबल वार्मिंग हैव बीन एक्सट्रीमली इनएडिक्वेट। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी कदम उठाए गए हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए या ग्लोबल वार्मिंग को स्लो करने के लिए वो पर्याप्त नहीं रहे हैं। नॉट ओनली हैव ग्लोबल टेम्परेचर्स कंटिन्यू टू राइज, इवन द एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज द मेन रीजंस फॉर वार्मिंग हैव नॉट बीन कर्ब्ड। ठीक है, मतलब टेम्परेचर्स जो है ग्लोबल टेम्परेचर्स वो तो लगातार बढ़ ही रहे हैं, सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन है जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए का एक मुख्य कारण है, ये भी अभी तक ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को भी कम नहीं किया जा चुका है, नहीं किया जा सका है। साइंटिस्ट्स एस्टिमेट दैट इवन इफ ग्लोबल एमिशंस वर टू magically drop to zero suddenly, it will still be several decades before temperatures stabilize and begin to come down। तो साइंटिस्ट ने यहाँ पर एक आकलन दिया है, एक एस्टिमेट दिया है कि अगर मान लीजिए जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है, अगर वो पूरी दुनिया में है ना ग्लोबली अगर मैजिकली, वैसे तो पॉसिबल नहीं है, पर अगर कोई जादू हो जाए है ना, मैजिकली वो सडनली ज़ीरो हो जाए ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस, तो उसमें भी ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस अगर आज ज़ीरो हो गया है तो टेम्परेचर कल से ही कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद भी इन्होंने लिखा है कि इट विल स्टिल बी सेवरल डिकेड्स, कई दशक लगेंगे कि जब टेम्परेचर स्टेबलाइज होगा और उसके बाद फिर कम होना शुरू होगा। ग्लोबल टेम्परेचर जो है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा है। प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स के अगर हम बात करें 1850 से 1900 के पीरियड के बीच में, तो उसके कंपैरिजन में ऑलरेडी 1.2 डिग्री सेल्सियस हम लोग हायर हैं टेम्परेचर में, और 2023 जो है वो तो एज मच एज 1.45 डिग्री सेल्सियस वार्मर था। ठीक है, और कोई भी ऐसा तरीका नहीं है कि हम इस राइज़ को, ये जो टेम्परेचर का राइज़ है, टेम्परेचर की जो बढ़ोतरी है, इसको 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो हमारा टारगेट है ना पेरिस एग्रीमेंट का, उससे नीचे रख पाएँ, ऐसा कोई तरीका नहीं दिखता। थ्योरी में अगर हम बात करें तो थ्योरेटिकली ये स्टिल पॉसिबल है, थ्योरेटिकली तो पॉसिबल है ना, लेकिन प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। बट द बेयर मिनिमम फॉर अचीविंग दिस टारगेट requires the world to cut emissions by at least 43% by 2030 from the 2019 levels। यानी कि इस टारगेट को अगर हमें अचीव करना है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस की जो लिमिट है उसको क्रॉस या उसको ब्रीच नहीं करना है, तो उसके लिए करना क्या है कि 2019 के लेवल से कंपेयर करते हुए 2030 तक जो ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशंस है
वो 43% कम करना है, बट ऐसा होगा लगता नहीं है। और जो ऑनगोइंग और प्रॉमिस्ड एक्शंस हैं इस रिगार्ड में, उनकी वजह से जो रिडक्शन होगा ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस का वो सिर्फ 2% होगा। करना है 43% और होगा 2%, तो ऑब्वियस सी बात है कि 1.5 डिग्री वाला जो लिमिट है वो हम क्रॉस करने से कैसे भी नहीं बच सकते, है ना, ये हमें पता है। एज सच साइंटिस्ट हैव बीन लुकिंग फॉर रेडिकल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस दैट कैन अचीव ड्रामेटिक रिजल्ट्स विद इन अ शॉर्ट टाइम इवन इफ दे आर ओनली टेम्प्रेरी। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है वो इस तरीके की टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कोई ड्रामेटिक रिजल्ट्स मिल जाए शॉर्ट शॉर्ट टाइम में, कम समय में, भले ही वो जो सॉल्यूशंस हैं वो कैसे हो, है ना, या जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे हो, टेम्परेरी हो। तो वहीं पर ऐसे समय पे ही जियो इंजीनियरिंग के जो एफर्ट्स हैं वो काम आते हैं। अब जियो इंजीनियरिंग जो है वो रेफर करती है टू एनी लार्ज स्केल अटेम्प्ट टू ऑल्टर द अर्थ नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम टू काउंटर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। तो जियो इंजीनियरिंग का मतलब ये होता है कि एक बड़े स्तर पर किया गया प्रयास या अटेम्प्ट, किस लिए, अर्थ के नेचुरल क्लाइमेट सिस्टम को ऑल्टर या बदलने के लिए, ताकि जो ग्लोबल वार्मिंग के एडवर्स इफेक्ट्स हैं उसको काउंटर किया जा सके। दैट इज़ नोन एज जियो इंजीनियरिंग। सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसमें कुछ मटेरियल को प्रपोज किया जाता है कि उनको स्पेस में डिप्लॉय किया जाए ताकि वो सन की रेस को रिफ्लेक्ट कर दें, है ना, और उनको अर्थ तक ना पहुंचने दें। ये तो वन ऑफ द टू ब्रॉड जियो इंजीनियरिंग ऑप्शंस है ना, मतलब दो ऑप्शंस हैं जियो इंजीनियरिंग के, उसमें से एक ही होता है, दैट इज सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। दूसरा होता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR टेक्नोलॉजीज, जिसमें कार्बन कैप्चर और सिक्विस्ट्रेशन मेथड्स का यूज़ किया जाता है। कार्बन कैप्चर का मतलब आप समझते हैं कि एटमॉस्फेयर से जो कार्बन है उसको कैप्चर करके कहीं स्टोर किया जाता है, दैट इज़ नोन एज CCS, कार्बन कैप्चर एंड सिक्विस्ट्रेशन। ठीक है, इसके बाद आगे लिखा है कि जो दोनों SRM और CDR हैं, यानी कि सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट और कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, आर सीन एज हैविंग द पोटेंशियल टू ऑफर quick fixes to either reduce emissions or lower temperatures, but neither option has been proven to be viable yet। है ना, ये दोनों, मतलब ऐसे लगता है कि ये दोनों जो ऑप्शंस हैं इनमें पोटेंशियल तो है, ठीक है, कि ये एक क्विक फिक्स ऑफर कर सकते हैं टू आइदर रिड्यूस एमिशन और लोअर टेम्परेचर की, या तो एमिशन कम करने के लिए या टेम्परेचर्स कम करने के लिए ये ऑफर, क्योंकि CDR से एमिशंस कम होंगे, है ना, जो एटमॉस्फेरिक एमिशन है उसको आप कैप्चर कर लेंगे, और जो ये SRM है इससे टेम्परेचर्स कम होंगे। लेकिन ये दोनों ही ऑप्शन जो हैं वो अभी तक वायबल प्रूफ नहीं हुए हैं। CCS, दैट इज़ कार्बन कैप्चर एंड सिक्विस्ट्रेशन, हालांकि इसको प्रैक्टिस किया गया है जो इंडस्ट्री के द्वारा, या जो पावर जनरेटिंग प्लांट्स हैं, मतलब जो पावर प्लांट्स वगैरह हैं, उनमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिट होता है इज सॉट टू बी कैप्चर्ड एट सोर्स। ठीक है, इनको सोर्स पे कैप्चर किया जाता है और डिपॉजिटेड डीप बिलो द अर्थ सरफेस इन सूटेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस फॉर लॉन्ग टर्म स्टोरेज। ठीक है, और अर्थ के अंदर जो सूटेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस हैं वहाँ पर इनको लंबे समय तक स्टोरेज के लिए डिपॉजिट कर दिया जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऐसे में एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं होती है, तो इसलिए ओवरऑल एमिशंस जो हैं वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी हैं जिनमें जो कैप्चर्ड कार्बन है उसका इस्तेमाल बाकी इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए एज एन इनपुट यूज़ किया जाता है, उसको कहा जाता है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या अंतर है कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन और कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज में? स्टोरेज वाले में हम कार्बन को कैप्चर करके एटमॉस्फेयर से कहीं पर स्टोर कर रहे हैं, बट यहाँ पर हम स्टोर नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम उसको क्या कर रहे हैं, कैप्चर करके किसी और इंडस्ट्री के एज एन इनपुट, किसी और इंडस्ट्री में एज एन इनपुट यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ नोन एज कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, इन अदर्स a part of the carbon dioxide is utilized and the rest is stored underground, कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। और एक ऐसा भी होता है कि जिसमें कुछ कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ कर लिया जाता है और कुछ को जो है वो अंडरग्राउंड स्टोर कर लिया जाता है, तो वो कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, वो CCUS हो गया, क्योंकि उसमें यूज़ भी कर रहे हैं और कुछ जो बची हुई है उसको स्टोर भी कर रहे हैं। इसके बाद फिर एक डायरेक्ट एयर कैप्चर भी होता है। ऐसे कुछ मेथड्स दैट सीक टू यूज़ लार्ज आर्टिफिशियल ट्रीज,
ठीक है, इनमें क्या होता है कि लार्ज आर्टिफिशियल ट्रीज़ का यूज़ किया जाता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड को, जो एम्बियंट एयर है मतलब जो बाहर की हवा है, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को सक कर लेते हैं एंड डायरेक्टेड टू द स्टोरेज और यूटिलाइजेशन साइट्स, और इनको यूटिलाइजेशन साइट्स या स्टोरेज की तरफ भेज देते हैं। सिंस दीज मेथड्स कैन पोटेंशियली एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेटेड ओवर द ईयर्स, द बेनिफिट्स आर लार्जर कंपेयर टू CCS, क्योंकि ये मेथड जो है ये पोटेंशियली जो ओवर द ईयर्स मतलब कई सालों से जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्यूमुलेट हुई है उसको ये एलिमिनेट कर देते हैं, तो इसलिए इसके जो बेनिफिट्स हैं वो CCS से ज़्यादा हैं। सम एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट्स आर ट्राइंग आउट दीज टेक्नोलॉजीज बट द चैलेंजेस आर फॉर्मिडेबल। ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट जो है वो इन टेक्नोलॉजीज़ को ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो चैलेंजेस हैं, जो चुनौतियां हैं वो बहुत बड़ी हैं। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करें मिमिकिंग वॉल्केनोज, तो ये जो SRM है, SRM का मतलब है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, इज़ द मोस्ट एम्बिशियस एंड पोटेंशियली मोस्ट रिवॉर्डिंग फॉर्म ऑफ जियो इंजीनियरिंग। तो ये मोस्ट एम्बिशियस और पोटेंशियली ऐसा फॉर्म है इंजीनियरिंग का जो मोस्ट रिवॉर्डिंग है, मतलब जिससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। और ये कहाँ से इंस्पायर्ड है? जो वॉल्केनिक इरप्शंस हैं उससे इंस्पायर्ड है। जो ज्वालामुखी का इरप्शन होता है ना, उससे इंस्पायर्ड है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वेपर के साथ कंबाइन करके सल्फेट पार्टिकल्स बनाता है। ठीक है, और वो सल्फेट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं, तो उससे क्या होता है कि सनलाइट जो है जिसको वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं बैक टू दी स्पेस, और अर्थ के ऊपर सनलाइट कम पड़ती है। अब आपको एक एग्जांपल यहाँ पर बताएं कि 1991 में फिलीपींस में एक माउंटेन है, दैट इज़ माउंट पिनाटुबो, वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैसिव वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था। तो उसकी वजह से ये माना जाता है कि अर्थ का टेम्परेचर जो है वो उस साल 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो गया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरप्शन हुआ तो बहुत ज़्यादा सल्फर डाइऑक्साइड निकले, वो वाटर वेपर के साथ कंबाइन हुआ, सल्फेट पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में फैले, और उसकी वजह से जो सनलाइट है वो अर्थ तक कम पहुंची, और कम पहुंचने की वजह से टेम्परेचर कम हो गया। ठीक है, बात समझे। इसके बाद आगे लिखा है कि साइंटिस्ट ट्राइंग टू मिमिक दिस प्रोसेस आर्टिफिशियली हैव एक्सप्लोर्ड द कैपेबिलिटीज ऑफ सेवरल मटेरियल्स इंक्लूडिंग सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट एंड सोडियम क्लोराइड। अब साइंटिस्ट जो है वो इस प्रोसेस को मिमिक करना चाहते हैं, जो ये नेचुरल प्रोसेस होती है वॉल्केनिक इरप्शंस के दौरान, उसको वो मिमिक करना चाहते हैं। मिमिक करने का मतलब है कि उसको वो जैसी प्रोसेस वो नेचुरली होती है ये उसको आर्टिफिशियली करना चाहते हैं। तो उसके लिए उन्होंने कई सारे मटेरियल्स की कैपेबिलिटीज़ को एक्सप्लोर किया है, जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड। अब डायमंड्स जो हैं दे हैव बीन टॉक्ड अबाउट टू, डायमंड्स के बारे में ही बात हुई है, और जो नई स्टडी है ये कंपेयर करती है 7 कंपाउंड्स एंड फाउंड डायमंड टू बी मोस्ट इफेक्टिव। इसने 7 कंपाउंड्स को जो है वो कंपेयर किया और ये पाया कि डायमंड जो है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। लेकिन टू अचीव अ टेम्परेचर रिडक्शन ऑफ 1.6 डिग्री सेल्सियस, अगर हमें 1.6 डिग्री का टेम्परेचर रिडक्शन अचीव करना है तो उसके लिए लगभग 5 मिलियन टन्स ऑफ डायमंड डस्ट वुड नीड टू बी स्प्रेड इन द अपर एटमॉस्फेयर एवरी ईयर। तो हर साल 5 मिलियन टन ऑफ डायमंड डस्ट जो है वो स्प्रे करनी होगी। तो ये मतलब छोटी अमाउंट नहीं है, ठीक है, छोटी क्वांटिटी नहीं है। अब चैलेंजेस और कंसर्न को लेकर अगर मैं बात करूं तो इसमें आगे लिखा है कि जो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट के ऑप्शंस हैं दे ऑब्वियसली फेस मैसिव चैलेंजेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड कॉस्ट। ठीक है, इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। ऑल्सो मैन्युपुलेटिंग नेचुरल प्रोसेसेस ऑन अ लार्ज स्केल कैन हैव अनइंटेंडेड एंड अनफोरसीन कंसिक्वेंसेज। अब आप एक नेचुरल प्रोसेस को अगर मैन्युपुलेट कर रहे हैं, नेचुरल प्रोसेस मतलब जो सोलर रेडिएशन अर्थ के ऊपर पड़ती है वो नेचुरल प्रोसेस है, अगर आप उस नेचुरल प्रोसेस को मैन्युपुलेट करने की कोशिश कर रहे हो वो भी इतने बड़े स्तर पर, तो इसके कुछ ऐसे कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं जो अनइंटेंडेड हो, मतलब जिनके बारे में कभी सोचा ना हो, या जो आपकी इंटेंशन ना हो, या आपने कभी देखे ना हो, अनफोर्सीन कंसिक्वेंसेस हो, ऐसे हो सकते हैं। जैसे कि ग्लोबल और रीजनल वेदर पैटर्न्स जो है वो डिसरप्ट हो सकते हैं, रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसके ऊपर असर पड़ सकता है। साथ ही साथ नेचुरल सनलाइट को अगर आप ऑल्टर करते हैं तो ये एग्रीकल्चर, वेजिटेशन और बायोडाइवर्सिटी के ऊपर भी असर डाल सकता है।
कुछ रिसर्चर्स हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंपीरियल कॉलेज लंदन से, उनकी एक स्टडी, पिछले साल की स्टडी ये बताती है कि वाइल इट माइट बी टेक्निकली पॉसिबल टू डिप्लॉय CCS टेक्नोलॉजीज, इट मे नॉट बी फिजिबल और प्रैक्टिकल टू रिलाई ऑन देम टू अचीव द क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स। तो स्टडी ये बताती है कि हम CCS टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम टेक्निकली ये पॉसिबल है कि उसको हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये फिजिबल नहीं है कि हम अपने क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इस तरीके की प्रैक्टिसेस के ऊपर रिलाई करें। ये पॉसिबल नहीं है कि हम ये कह दें कि, और मतलब जैसे क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, आइडियली हमें अपने जो एमिशंस है उनको कम करना चाहिए, तो हम उनको कम तो करें ना, जितना एमिशन हो रहा है वो होने दें, और उसके बाद हम ये कहें कि चलो जितना एमिशन हो गया अब उसके बाद हम CCS का यूज़ करके एमिशन को जो है वहाँ से कैप्चर कर लेंगे, तो उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, उससे हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स वो अचीव नहीं किए जा सकते। द स्टडी कैलकुलेटेड दैट एमिशन पाथवेज that required the world to put up to 20 billions of carbon dioxide underground by 2050 could cost at least $30 trillion more than the pathways in which only about 5 billion tons have to be stored। तो यहाँ पर स्टडी में ये बताया गया है कि अगर हम 20 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को 2050 तक अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं तो इसमें हमें एज़ कम्पेयर टू जब हम 5 बिलियन टन स्टोर करते हैं तो $30 ट्रिलियन जो है वो ज़्यादा लगेंगे। बिसाइड इनफ सेफ अंडरग्राउंड साइट्स फॉर स्टोरिंग सच ह्यूज अमाउंट ऑफ CO2 मे नॉट बी अवेलेबल। कि इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपको अंडरग्राउंड स्टोर करनी है तो उसके लिए जगह भी तो होनी चाहिए, रखोगे कहाँ, उसको स्टोर करोगे कहाँ, अंडरग्राउंड साइट्स हो सकता है कि अवेलेबल ही ना हो। तो ऐसा दैट साइड CCS ऑप्शंस आर नाउ कंसिडर्ड ऑलमोस्ट अनअवॉइडेबल, ठीक है, CCS जो ऑप्शंस हैं ये एक तरीके से अनअवॉइडेबल माने जाते हैं। देयर आर नो सिनारियोज फॉर द वर्ल्ड टू अचीव द 1.5 डिग्री और 2 डिग्री सेल्सियस टारगेट्स दैट डू नॉट रिक्वायर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम CCS एंड CDR टेक्नोलॉजीज़। तो आज की डेट में CCS जो है वो अनअवॉइडेबल हो चुका है, मतलब इसको आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप इसका यूज़ तो करेंगे ही, और ऐसा कोई भी सिनारियो नहीं है कि ये 1.45 डिग्री या 2 डिग्री के टारगेट्स को अचीव करने के लिए हमें CCS और CDR का यूज़ ना करना पड़े, यूज़ तो करना ही पड़ेगा इनका, ठीक है। बट बात वही है कि इसको आप थोड़ा बहुत यूज़ करें दैट इज़ ओके, बट मोर बेटर इज़ व्हाट, ज़्यादा बेटर ये रहेगा कि एमिशंस को कंट्रोल करने के ऊपर ध्यान दिया जाए, ठीक है। ये नहीं कि एमिशंस तो आप जितने हो रहे हैं उनको होने दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि फिर हम जो है वो कम कर मतलब कैप्चर कर लेंगे, दैट इज़ नॉट गुड, ठीक है। तो इसको बेसिकली आप लोग एनवायरनमेंट में लेंगे, यह है ना, हालांकि यहाँ पर साइंस लिखा है बट आप एनवायरनमेंट में ले लीजिएगा इसको, GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। चलिए इसके बाद ये वाला आर्टिकल देखते हैं, टैक्सिंग इंडस्ट्रियल अल्कोहल। अब ये किस बारे में बात कर रहा है, देखो सुप्रीम कोर्ट के 9 जजों की बेंच ने 8-1 से ये फैसला दिया है दैट स्टेट्स हैव द पावर टू टैक्स नॉट जस्ट एल्कोहलिक बेवरेजेस बट ऑल्सो इंडस्ट्रियल एल्कोहल, कि राज्यों के पास सिर्फ एल्कोहलिक बेवरेजेस जो हैं, मतलब जो ड्रिंकेबल एल्कोहल होता है, सिर्फ उसी को टैक्स करने की पावर नहीं है, बल्कि इंडस्ट्रियल एल्कोहल को भी वो टैक्स कर सकते हैं, ठीक है। ड्रिंकिंग एल्कोहल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है वो राज्यों को जो रेवेन्यू मिलता है उसका एक की कंपोनेंट है ना, एंड द टॉप कोर्ट्स रूलिंग विल ऐड टू देयर कॉफर्स। और ऑब्वियस ही बात है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इससे उनके जो खजाने हैं राज्यों के वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, भर जाएंगे, क्योंकि अब वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल के ऊपर भी टैक्स लगा सकते हैं और वो पैसा राज्यों के पास ही जाएगा। द की इंटरप्रेटिव क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट वॉज वेदर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर कैन बी डिफाइंड टू ऑल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रियल अल्कोहल। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के सामने जो क्वेश्चन था जिसका इंटरप्रिटेशन सुप्रीम कोर्ट को करना था वो ये था कि क्या इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को ऐसे डिफाइन किया जा सकता है कि उसके अंदर इंडस्ट्रियल अल्कोहल भी आए। तो इसको लेकर आगे अभी बात होगी। तो 8 जज यहाँ पर जो हैं CJI चंद्रचूड़, बाकी जस्टिस ऋषिकेश रॉय, अभय अशोका, JB पारदीवाला, मनोज मिश्रा, उज्जवल भुयान, सतीश चंद्र शर्मा एंड ऑगस्टीन जॉर्ज मसी,
इन्होंने राज्यों के फेवर में जो है वो रूलिंग दी है। और एक जज दैट इज जस्टिस बीवी नागरत्ना ने अपने डिसेंटिंग ओपिनियन में ये कहा है कि द पावर टू रेगुलेट इंडस्ट्रियल अल्कोहल शुड बी विद द सेंटर, कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल को रेगुलेट करने की जो पावर है वो केंद्र के पास होनी चाहिए, राज्यों के पास नहीं होनी चाहिए। अब ओवरलैपिंग एंट्रीज को लेकर हम बात करें तो ये पहली बात तो ये पूरा का पूरा जो डिस्प्यूट है ये शुरू हुआ कैसे। ये डिस्प्यूट शुरू हुआ जो हमारे 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जहाँ पर लॉ मेकिंग को लेकर डिवीजन ऑफ पावर है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, उसकी 2 एंट्रीज को लेकर। ठीक है, अब ये 2 एंट्रीज देखो कौन कौन सी है। जो लिस्ट 2 है शेड्यूल 7 की, यानी कि जो स्टेट लिस्ट है, उसकी एंट्री 8 ये कहती है, वो राज्यों को पावर देती है, स्टेट्स को, टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, possession, ट्रांसपोर्ट, परचेज एंड सेल ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स। ठीक है, उसमें साफ साफ यही डेफिनेशन मतलब यही लैंग्वेज लिखी गई है कि राज्यों के पास ये पावर है कि वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, पोजेशन कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, परचेज और सेल कर सकते हैं। वहीं जो यूनियन लिस्ट है, लिस्ट 1 दैट इज यूनियन लिस्ट, उसकी एंट्री 15 अलाउ करती है सेंटर को टू रेगुलेट इंडस्ट्रीज एज अ होल टू द एक्सटेंट डिक्लेयर्ड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ टू बी एक्सपीडियंट इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, कि केंद्र के पास पावर है इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने की एज अ होल, इंडस्ट्रीज को रेगुलेट करने की एज अ होल, और वो भी किस हद तक, जिस हद तक पार्लियामेंट ने एज बाय लॉ डिक्लेयर किया हो और जो लोगों के लिए पब्लिक इंटरेस्ट में, लोक हित में फायदेमंद हो। अब एज एल्कोहल और बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज के, जो डील करते हैं विद नॉन पोर्टेबल एल्कोहल, आर इंक्लूडेड इन द इंडस्ट्रीज, दैट इज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1861। इस लॉ को पार्लियामेंट ने पास किया था। तो सेंटर ने ये आर्ग्यू किया कि दैट इट ऑक्यूपाइड द फील्ड व्हेन इट कम्स टू इंडस्ट्रियल एल्कोहल एंड दैट स्टेट कुड नॉट रेगुलेट द सब्जेक्ट। क्योंकि एंट्री 52 जो है वो बात करती है एज अ इंडस्ट्रीज एज अ होल। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज एज अ होल को रेगुलेट करने की पावर सेंटर के पास है। तो इन्होंने यही कहा कि जो एल्कोहल और बाकी प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन है जो कि नॉन पोर्टेबल एल्कोहल से डील करते हैं, नॉन पोर्टेबल या नॉन ड्रिंकेबल एल्कोहल है ना, उससे डील करते हैं, ये इस एक्ट में शामिल है। 1961 का जो एक्ट है दैट इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, इसको पार्लियामेंट ने पास किया। तो इसीलिए केंद्र का ये कहना था कि वो इस फील्ड को ऑक्यूपाई करते हैं और उनके पास ये पावर है इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी क्या करने की, रेगुलेट करने की या उसको टैक्स लगाने की पावर केंद्र के पास है, और स्टेट जो है वो इस सब्जेक्ट को रेगुलेट नहीं कर सकते, ऐसा केंद्र का कहना है। स्टेट ने वहीं जो स्टेट्स हैं उन्होंने ये आर्ग्यू किया कि दैट इंडस्ट्रियल अल्कोहल कैन बी मिसयूज्ड टू प्रोड्यूस कंज्यूमेबल अल्कोहल इलीगली विच रिक्वायर्ड देम टू इनेक्ट लेजिस्लेशन। तो स्टेट्स ने यहाँ पर यह आर्ग्यू किया कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मिसयूज या दुरुपयोग कंज्यूमेबल अल्कोहल बनाने के लिए किया जा सकता है गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से, और इसीलिए उनको इस पर लेजिस्लेशन या कानून बनाने की ज़रूरत है। अब इसके बाद ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसका अपशॉर्ट या इसका हम अगर कंसिक्वेंस देखें तो देखो, मैंने आपको पहले ही बताया कि अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो राज्यों के रेवेन्यू का, ठीक है, राज्यों के जो राजस्व है, जो रेवेन्यू है, उसका एक बहुत बड़ा शेयर उसमें होता है। ठीक है, मतलब राज्यों का बहुत बड़ा जो रेवेन्यू आता है वो अल्कोहल के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वहीं से आता है। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो ये भी करती है कि समय समय पर एडिशनल एक्साइज ड्यूटी लगा देती है अल्कोहल के ऊपर, ठीक है, ताकि उससे उनकी इनकम बढ़ जाए। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि 2023 में कर्नाटका ने एडिशनल एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी इंडियन मेड लिकर के ऊपर बाय 20%। अब इसके बाद इन एडिशन टू द इम्पैक्ट ऑन द एबिलिटी ऑफ स्टेट टू जनरेट रेवेन्यू फ्रॉम एल्कोहल, द वर्डिक्ट ऑल्सो प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस व्हेन इट्स कम्स टू कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब यहाँ पर एक तो ये बात तो है ही है कि जो स्टेट्स की एबिलिटी है कि रेवेन्यू, अल्कोहल से उनको रेवेन्यू तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ स्टेट ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसने स्टेट सेंटर स्टेट रिलेशंस को लेकर एक क्लैरिटी दी है कि जब बात आती है कंट्रोल ओवर इंडस्ट्रीज़ को लेकर। तो यहाँ पर ये वाला जो जजमेंट है
वो अफर्म करता है द पावर ऑफ द स्टेट्स टू पास लॉज ऑन सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट even in the face of the wide powers granted to the center regarding the control of industries as a whole। तो यहाँ पर ये वाला जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का कल वाला, वो राज्यों की इस पावर को अफर्म करता है कि जो भी स्टेट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं उसको लेकर राज्य लॉज बना सकते हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में भी, है ना, इवन इन द फेस ऑफ द वाइड पावर्स ग्रांटेड टू द सेंटर, हालांकि वो पावर सेंटर्स को दी गई है रिगार्डिंग द कंट्रोल ऑफ इंडस्ट्रीज एज अ होल, लेकिन फिर भी अगर स्टेट लिस्ट में कोई सब्जेक्ट है तो उसको लेकर स्टेट लॉज बना सकते हैं। अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का ही एक 1990 का जजमेंट था, दैट इज सिंथेटिक्स एंड केमिकल्स लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस था। उस केस के फैसले को यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड किया है, मतलब उसको पलट दिया एक तरीके से। वहाँ पर बेसिकली ये कहा गया था कि इंटॉक्सिकेटिंग जो लिकर है दैट रेफर्स ओनली टू पोर्टेबल एल्कोहल। पोर्टेबल एल्कोहल मतलब वही ड्रिंकेबल एल्कोहल की जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है, क्योंकि एंट्री 8 में मैंने आपको बताया ना, स्टेट लिस्ट की एंट्री 8 में इंटॉक्सिकेटिंग लिकर लिखा गया है कि राज्य जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, पोजेशन, ट्रांसपोर्ट, सेल, परचेज ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस केस में ये कहा गया था कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर जो है वो रेफर करता है सिर्फ पोर्टेबल एल्कोहल को, और इसलिए स्टेट्स जो हैं वो इंडस्ट्रियल एल्कोहल को टैक्स नहीं लगा सकते उसके ऊपर। लेकिन इस फैसले को भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से पलट दिया है। अपना ही फैसला 1990 का खुद का ही फैसला है सुप्रीम कोर्ट का ही। अब यहाँ पर इंडस्ट्रियल एल्कोहल की अगर हम बात करें कि वो क्या होता है, इंडस्ट्रियल एल्कोहल जो है वो एसेंशियली इम्प्योर एल्कोहल होता है जिसका इस्तेमाल इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट के रूप में। सॉल्वेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी चीज़ को मिलाते हैं, घोलते हैं, है ना, तो जनरली इंडस्ट्रीज़ में ऐसी चीज़ों में जैसे पेंट वगैरह की, मैं आपको सिंपल एग्जांपल बताऊँ, पेंट है, ठीक है, अब पेंट वगैरह में जनरली आपको अगर वो पेंट गाढ़ा हो रहा है, उसकी थिकनेस अगर थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको आपको अगर थोड़ा सा पतला करना है तो आप उसमें पानी तो मिलाएंगे नहीं, है ना, तो उसमें आप जो है अल्कोहल वगैरह मिलाते हैं सो दैट कि उसकी जो थिकनेस है वो थोड़ा सा पतला हो जाए वो, तो इसलिए उसको एज अ सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। अब मिक्सिंग केमिकल सच एज बेंजीन, पायरिडीन एंड गैसोलीन इन इथेनॉल which is produced by fermenting grains, fruit molasses etc, a process that is called denaturation। मतलब इथेनॉल में जब आप ये सारी चीज़ें इस तरीके की मिला देते हैं, दैट इज़ बेंजीन, पायरिडीन, गैसोलीन, है ना, और ये प्रोसेस कहलाती है डीनेचुरेशन की। इससे क्या होता है कि जो अल्कोहल है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल में बदल जाता है, और इससे अल्कोहल जो है वो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट हो जाता है और इसका प्राइस भी काफ़ी कम हो जाता है। अब इंडस्ट्रीज़ जो है वो इस इम्प्योर अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं कई सारे तरीके के प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी, जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है, परफ्यूम्स बनाने के लिए यूज़ होता है, कॉस्मेटिक्स या जो क्लीनिंग लिक्विड्स हैं वो बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। हावेवर यही जो सेम इंडस्ट्रियल या डीनेचर्ड अल्कोहल है, इसका कभी कभी इलीगल अल्कोहल बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इलीगल मतलब वही ड्रिंकेबल अल्कोहल बनाने के लिए, चीप और डेंजरस इंटॉक्सिकेंट्स के लिए, जिसका कंजम्पशन से कई ज़्यादा मतलब कई तरीके के खतरे हो सकते हैं, जैसे कि ब्लाइंडनेस या डेथ भी हो सकती है। अब इंटॉक्सिकेटिंग लिकर की बात करें तो CJI चंद्रचूड़ का यहाँ पर ये कहना है कि एंट्रीज इन द 7th शेड्यूल मस्ट बी गिवन अ वाइड मीनिंग एंड बी डीम्ड टू इंक्लूड इंसिडेंटल एंड एंसिलरी मैटर्स रिलेटेड टू द एंट्री इन क्वेश्चन। ठीक है, तो CJI चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ये कहा है, एक मिनट रुकिएगा, ठीक है, तो यहाँ पर इनका ये कहना है कि 7th शेड्यूल की जो एंट्रीज हैं उनको एक वाइड मीनिंग से देखा जाना चाहिए, उनको एक वाइड मीनिंग दिया जाना चाहिए, और दे डीम एंड बी डीम्ड टू इंक्लूड, और ऐसा उसमें माना जाना चाहिए कि जो कि उसमें इंसिडेंटल और एंसिलरी मैटर्स जो हैं वो उसमें इंक्लूडेड हैं।
इंसिडेंटल मैटर्स का मतलब है कि जो उसमें प्रेजेंट है, और एंसिलरी मैटर्स मतलब जो सपोर्टिंग मैटर्स हैं, ठीक है, वो उसमें प्रेजेंट है जिस एंट्री के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर। उसके बाद उन्होंने इस रूल को जो है फिर अप्लाई किया टू द एक्सप्रेशन इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अंडर एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2, और उसमें ये कहा कि द एंट्री सीक्स टू रेगुलेट एवरीथिंग फ्रॉम द स्टेज ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, है ना, क्योंकि उसमें इंटॉक्सिकेटिंग लिकर लिखा हुआ है, तो उन्होंने ये कहा कि सब कुछ, है ना, रॉ मटेरियल से लेकर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के कंजम्पशन तक हर स्टेज में जो है वो, मतलब उस ये वाली जो एंट्री है दैट इज एंट्री 8 ऑफ लिस्ट 2, ये हर चीज़ की रेगुलेशन की बात कर रही है। ठीक हो गया। अब द मेजोरिटी ओपिनियन, जो 8 जजों का ओपिनियन था जिसको ऑथर किया सीजीआई ने, उसमें यह कहा गया कि इवन एल्कोहल, इवन लिकर विच colloquially or traditionally is not considered as alcoholic liquor may be covered by the phrase intoxicating liquor if it produces the effect of intoxication। तो उसमें यह कहा गया कि ऐसा कोई भी लिकर जो ट्रेडिशनली जिसको एल्कोहलिक लिकर नहीं माना जाता, वो भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के फ्रेज से कवर होगा अगर वो इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। तो इंटॉक्सिकेशन का इफेक्ट का मतलब हो गया कि वही, मतलब जैसे अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद एक वो होता है ना इंटॉक्सिकेशन, मतलब आप क्या कहेंगे उसको, कि नशे वाली जो फीलिंग होती है, वो अगर ऐसा कुछ प्रोड्यूस वो इफेक्ट कर रहा है तो वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर के कैटेगरी में आएगा। द जजमेंट रैशनलाइज्ड दिस बाय फाइंडिंग दैट द वर्ड इंटॉक्सिकेशन कैन ऑल्सो रेफर टू पॉइजनिंग एंड नॉट जस्ट इनएब्रिएशन। उसमें यह भी कहा गया, मतलब इस जजमेंट में ये भी रैशनलाइज किया गया, इस बात को ऐसे रैशनलाइज किया गया कि जो इंटॉक्सिकेशन वर्ड है, ठीक है, वो सिर्फ इनएब्रिएशन से रिलेटेड नहीं है, वो सिर्फ इनएब्रिएशन को रेफर नहीं करता। इनएब्रिएशन का मतलब वही है जो अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद नशा फील होता है, सिर्फ उसको रेफर नहीं कर रहा इंटॉक्सिकेशन, बट इट रेफर्स टू इवन टू द पॉइजनिंग, इंडिकेटिंग दैट द पर्पस ऑफ एक्सप्रेशन seems to be to enhance the scope of entry to cover liquor which has an impact on health। ठीक है, और ये इंडिकेट कर रहा है कि जो एक्सप्रेशन का पर्पस है दैट सीम्स टू इनहेंस द स्कोप ऑफ द एंट्री, उस एंट्री के स्कोप को वो इन्हेंस करता है कि वो ऐसे लिकर को कवर करे जिसका हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अब वहीं जो 9th जज हैं, जज जिन्होंने डिसेंट दिया है अपना, जस्टिस नागरत्ना ने, उन्होंने ये कहा है कि डिसाइडिंग फैक्टर मस्ट बी द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूम्ड, कि जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट कंज्यूम है वो डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए, मेयरली बिकॉज देयर कैन बी अ पोटेंशियल मिसयूज ऑफ इंडस्ट्रियल एल्कोहल, फॉर एग्जाम्पल बाय कन्वर्टिंग रेक्टिफाइड स्पिरिट और इंडस्ट्रियल एल्कोहल एज अ बेवरेज विच हैज़ एन इंटॉक्सिकेटिंग इफेक्ट। एंट्री 8 लिस्ट 2 कैन नॉट बी स्ट्रेच टू इंक्लूड सच इंडस्ट्रियल एल्कोहल। तो उन्होंने वही कहा जो पीछे बताया गया ना, कि मतलब इसका मिसयूज़ करे, जो राज्यों ने तर्क दिया था कि इंडस्ट्रियल अल्कोहल का मिसयूज़ करके, दुरुपयोग करके इंटॉक्सिकेटिंग लिकर बनाया जा सकता है या पोर्टेबल लिकर बनाया जा सकता है इलीगल तरीके से। तो इन्होंने यही कहा कि अगर ऐसा किया जाता भी है, अगर गलत तरीके से या इलीगल तरीके से इंडस्ट्रियल अल्कोहल का यूज़ करके इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अगर बनाई भी जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप एंट्री 8 में जो है वो इंडस्ट्रियल अल्कोहल को भी मान लें। वहाँ पर इंटॉक्सिकेटिंग लिकर लिखा है तो वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर ही उसका मतलब होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर जस्टिस नागरत्ना ने कहा है। अब इसके बाद द फेडरल बैलेंस, देखो, 2 इंटरप्रिटेशंस आर पॉसिबल व्हेन 2 एंट्रीज इन द 7th शेड्यूल आर ओवरलैपिंग। जब 7th शेड्यूल की 2 एंट्रीज अगर किसी इशू को लेकर ओवरलैप कर रही हैं, तो 2 इंटरप्रिटेशन जो हैं वो संभव या पॉसिबल हो सकते हैं, कि या तो स्टेट्स को पावर दे दी जाए इंटॉक्सिकेटिंग लिकर को रेगुलेट करने की, या फिर पार्लियामेंट को अलाउ किया जाए कि वो कंप्लीट कंट्रोल ले ले इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का, लिकर इंडस्ट्री का, बाय पासिंग अ लॉ अंडर एंट्री 52 ऑफ लिस्ट 1। अब इसको एड्रेस करने के लिए मेजॉरिटी ने ये कहा, मतलब जो जजेस की मेजॉरिटी थी उन्होंने ये कहा कि व्हेन देयर आर 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस ऑफ द एंट्रीज द कोर्ट मस्ट चूज द वन दैट मेंटेन द फेडरल बैलेंस, कि जब 2 पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस जो हैं वो एंट्रीज के अवेलेबल हों, तो कोर्ट को वो इंटरप्रिटेशन चूज़ करना चाहिए जो फेडरल बैलेंस को मेंटेन
करता है। द रूलिंग देन हेल्ड दैट इंटॉक्सिकेटिंग लिकर अंडर एंट्री 8 which now includes denatured alcohol and the raw material for alcohol production falls within the exclusive control of the states। ठीक है, कि जो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है एंट्री 8 के अंतर्गत जो इंक्लूड करता है डीनेचर्ड एल्कोहल को, क्योंकि अब तो वो डीनेचर्ड एल्कोहल को मतलब इंक्लूड करता ही है, और एल्कोहल प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल्स को इंक्लूड करता है, तो ये राज्यों का एक्सक्लूसिव कंट्रोल है इसके ऊपर। और उसमें यह भी कहा गया कि सेंटर कैन नॉट रेगुलेट मैटर्स concerning intoxicating liquor under entry 52 as this would result in rendering entry 8 fully redundant। और सेंटर जो है वो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर से जुड़े हुए मामलों को रेगुलेट नहीं कर सकता अंडर एंट्री 52। वो ये नहीं कह सकता कि हमारे पास एंट्री 52 के अंतर्गत पावर है, हम इसको रेगुलेट करेंगे। इंटॉक्सिकेटिंग लिकर से जुड़े हुए मामलों को वो रेगुलेट नहीं कर सकता। कौन? केंद्र। अगर ऐसा वो करता है तो जो एंट्री 8 है फिर वो पूरी तरीके से रिडेंडेंट हो जाएगी, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा फिर। ठीक है, अब जस्टिस नागरत्ना जो है वो इस बात को लेकर एग्री करती है कि सेंटर और पार्लियामेंट कुड नॉट इनेक्ट लॉज टू रेगुलेट इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, ये बात उन्होंने भी मानी, लेकिन शी डिसएग्रीड ऑन व्हाट कैन बी इंक्लूडेड अंडर दिस टैग। while the majority opinion held that intoxicating liquor includes industrial or denatured alcohol, जस्टिस नागरत्ना केम टू द अपोजिट कंक्लूजन। ठीक है, मेजॉरिटी ओपिनियन ने ये माना कि इंटॉक्सिकेटिंग लिकर का मतलब उसमें इंडस्ट्रियल और डीनेचर्ड अल्कोहल भी इंक्लूडेड है, लेकिन जस्टिस नागरत्ना का ऐसा मानना नहीं है। द डिसेंट रीजन दैट सो लॉन्ग एज अल्कोहल एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज remain as industries where the center can exercise complete control under the Industries Development and Regulation Act of 1961, state legislatures are denuded of their powers to pass a legislation or to take any action relating to them। तो इस डिसेंट में यही कहा गया कि जब तक ये अल्कोहल और फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज रहती हैं, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो एक्ट है इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट, तो इनको लेकर पावर किसके पास रहेगी? केंद्र के पास। और जब तक ऐसा होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई भी पावर नहीं रहेगी कि वो इनसे जुड़े हुआ कोई लेजिस्लेशन पास कर सकें या कोई भी एक्शन ले सकें। ठीक है, तो आई होप क्लियर है। चलो इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इस वाले आर्टिकल को आप लोग पॉलिटी में ले लीजिएगा, क्योंकि लॉ का तो हमारे पास मैंने पहले ही बताया कोई टॉपिक है नहीं। चलो इसके बाद अगला आर्टिकल साइंस एंड टेक हेल्थ इशू में लेंगे। यहाँ पर लिखा है कि मैकडोनल्ड्स लिंक्ड आउटब्रेक इन यूनाइटेड स्टेट, व्हाट इज़ ई कोलाई। देखो, एक व्यक्ति की डेथ हो गई है और 10 लोग जो हैं वो अस्पताल में भर्ती हो गए हैं अमेरिका में ई कोलाई इन्फेक्शन की वजह से, जब उन्होंने मैकडोनल्ड के बर्गर्स खाए उसके बाद। ठीक, हालांकि इन्फेक्शन का जो सोर्स है वो अभी तक नहीं पता लगा है, लेकिन मैकडोनल्ड ने अपने क्वार्टर पाउंड पैटीज़ और स्लिवर्ड ओनियंस को कई राज्यों में सर्व करना बंद कर दिया गया है, क्योंकि ये दोनों ही इंग्रेडिएंट जो हैं वो बर्गर में प्राइमरीली यूज़ होते थे। अब हैज़ द आउटब्रेक बीन रिपोर्टेड आउटसाइड यूएस टू, क्या ये आउटब्रेक जो है वो अमेरिका के बाहर भी रिपोर्ट किया गया है? नहीं, ये सिर्फ अमेरिका के ही 10 राज्यों में रेस्ट्रिक्टेड है। हालांकि ई कोलाई जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स कॉज करता है, मतलब पेट से संबंधित इसमें सिम्टम्स होते हैं, ये इंडिया में भी अनकॉमन नहीं है, और ये कंटेमिनेटेड फूड यानी कि दूषित खाने और पानी के थ्रू ये फैलता है। और अमंग जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं उसमें ई कोलाई इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन पैथोजेंस। ठीक है, जो पेट की समस्याएं होती हैं और जो यूरिनरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन होते हैं उसमें ई कोलाई जो है वो मोस्ट कॉमन पैथोजन है, मतलब डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म पैथोजेंस। ठीक है, अब हाउ कॉमन आर ई कोलाई इन्फेक्शंस? ई कोलाई इन्फेक्शंस कितने ज़्यादा कॉमन है? तो मोर देन 500 आउटब्रेक्स ऑफ डायरियल डिजीज़ जो है वो 2023 में रिकॉर्ड किए गए इंडिया में, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल के अनुसार। ई कोलाई जो है वो मोस्ट कॉमन बैक्टीरिया है दैट इज़ आइसोलेटेड फ्रॉम द पेशेंट सैंपल्स अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ ICMR's एंटी माइक्रोबियल सर्विलांस नेटवर्क। ये पैथोजन जो है वो 23% सभी पेशेंट के जो सैंपल हैं टर्शरी केयर हॉस्पिटल में से जो लिए गए, उसमें लगभग 1/4 आप कह सकते हैं 23% पेशेंट्स में से इसी का सैंपल मिला है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये काम कर रही है देश में 34 माइक्रोबायोलॉजी लैब्स के एक नेटवर्क को इस्टेब्लिश करने को लेकर, जो कि
फूड प्रोडक्ट्स को टेस्ट करेगा फॉर 10 पैथोजेंस इंक्लूडिंग ई कोलाई, साल्मोनेला एंड लिस्टीरिया। ठीक है, अभी तक माइक्रोबियल कंटेमिनेशन के जो टेस्ट हैं ये ज़्यादातर जो स्टेट फूड सेफ्टी लेबोरेटरीज़ हैं वहाँ से मिसिंग है। ठीक है, अब इस इन्फेक्शन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, तो मोस्ट कॉमन सिम्टम जो है, जो लक्षण है, इसमें बुखार आता है 102 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा का, परसिस्टेंट डायरिया हो जाता है, मतलब लगातार डायरिया रहता है, डायरिया में ब्लड आता है, ठीक है, ब्लडी डायरिया हो जाता है, वॉमिटिंग होती है, और मेन प्रॉब्लम जो है वो, क्योंकि पेशेंट कुछ भी खाता है तो उसको मतलब वो डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, या तो वॉमिट हो जाएगा या डायरिया हो जाएगा, है ना, मतलब या तो स्टूल पास हो जाएगा या फिर क्या हो जाएगा, वॉमिट हो जाएगा। तो वो वाटर या फ्लूइड्स किसी भी तरीके से रिटेन नहीं कर पाता है, तो उस वजह से सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके शरीर में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन हो जाता है, और कुछ कुछ केसेस में एक्यूट किडनी इंजरी भी हो सकती है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, अब ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसके लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किए जाते हैं, हालांकि डॉक्टर इस बात पर जोर देते हैं कि बिना डॉक्टर से सलाह लिए हुए, बिना कंसल्टेशन के दवाई नहीं ली जानी चाहिए। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्योंकि अगर आप एंटीबायोटिक्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इससे एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा हो जाते हैं, है ना, और फिर इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में और ज़्यादा समस्या होती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में भी हमने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल डिस्कस किया था, जैसे यहाँ पर इन्होंने बताया भी है कि ई कोलाई की जो ससेप्टिबिलिटी है इवन टू स्ट्रॉन्ग माइक्रो एंटीबायोटिक्स जैसे कि कार्बापेनम, ये काफ़ी कम हो चुकी है। 2017 में जहाँ 81% से ज़्यादा थी, वो 2023 में सिर्फ 62% रह गई है, कि मतलब स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेने के बाद भी ये बैक्टीरिया ख़त्म नहीं हो रहा है। अब डॉक्टर के पास कब जाना चाहिए, डॉक्टर के पास तब जाना चाहिए जब आपको 2 दिन से ज़्यादा से डायरिया हो, ठीक है, आपको टॉयलेट जाना पड़ रहा हो हर आधे से 1 घंटे में, ब्लडी डायरिया हो, बार बार आपको वॉमिट हो रहा हो, और आप जो वाटर या फ्लूइड्स ले रहे हैं आप उसको किसी भी तरीके से बॉडी आपकी रिटेन नहीं कर पा रही है, मतलब योर बॉडी इज़ नॉट इन अ पोजिशन टू इवन रिटेन फ्लूइड्स, सिंपल वाटर या फ्लूइड्स। तो ऐसी स्थिति अगर आपकी है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और ये बाकी ई कोलाई का जो इन्फेक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। इस आर्टिकल को आप लोग साइंस एंड टेक में लेंगे हेल्थ इश्यूज़ के अंदर, ठीक है। चलिए, तो यही आर्टिकल्स थे जो हमें डिस्कस करने थे, तो इसलिए सेशन को हम इतना ही रखते हैं। जाने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप अगले साल यानी कि 2025 के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास इस तरीके की एक टेस्ट सीरीज़ जो है, जिसमें जनरल स्टडीज़, करंट अफेयर, सी सेट तीनों ही चीज़ें हैं, ओनली एट 849 रुपीज़ ये टेस्ट सीरीज़ आपके पास होनी चाहिए। सिमिलरली जनरल स्टडीज़ और टेस्ट सीरीज, अगर आप करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ चाहते हैं तो 699 में मिल जाएगी। अगर आप जनरल स्टडीज़ की सब्जेक्ट वाइज लेना चाहते हैं तो 449 में है, वो भी आप ले सकते हैं। सिर्फ करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो 299 में मिल जाएगी। और अगर आप सिर्फ सी सेट की लेना चाहते हैं जिसमें 10 फुल लेंथ टेस्ट आपको मिल रहे हैं तो 249 में है, वो भी आप ले सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से ज़रूर डाउनलोड करें। अगर आपने हमारे किसी भी वीडियो कोर्स में एनरोल किया हुआ है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। बाकी जाने से पहले मैं आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप में से जो भी लोग इन सेशंस को देखते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई हेल्प या मदद मिलती है तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोग कंट्रीब्यूशन करें, है ना, कुछ अमाउंट जो भी आपको कंफर्टेबल हो, जिसमें भी जितना अमाउंट में भी कुछ ना कुछ ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा हमारी भी हेल्प होगी। एंड डेफिनेटली इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि सेशंस यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लंबे समय तक चल पाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सके। और साथ ही साथ अपना प्यार, अपना सहयोग जो है वो भी हमारे साथ बनाए रखें। हाईलाइटेड आर्टिकल्स आपको करंट अफेयर्स ओकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।